आपका तारुफ करा देते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर अब मुस्तकबिल क्या रहने वाला है। रजा हुसैन रिजवी साहब सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं और सैयद जफर नकवी साहब जुड़ गए, लीडर बीजेपी। नकवी साहब, आप ही से रिएक्शन सबसे पहले ले लेते हैं, क्योंकि जो चुनौती थी वो बीजेपी के सामने खड़े करने की बात की जा रही थी, लेकिन अब जो इंडिया इत्तेहाद की मजबूती है वो इतना वक्त बीत जाने के बाद भी जिस तरह से पत्ते जो हैं एक तरह से कहा जाए बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है? शुरुआत में घबराहट थी बीजेपी को, लेकिन अब कैसा मुकाबला देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार की घबराहट नहीं थी। घबराहट सो कॉल्ड गठबंधन को थी, जिसने बहुत से विपक्षी दल के नेताओं को समाहित करने की कोशिश की और एक सो कॉल्ड एजेंडा, किसी ने पीडीए की बात की, किसी ने न्याय यात्रा की बात की, किसी ने कुछ की, लेकिन इन सबका एजेंडा सिर्फ ये है कि ये सिर्फ ऐसी बातें करते हैं कि जिससे देश में विद्वेष भावना को कैसे जना जाए, कैसे ऐसी एक सोच को अग्रसित किया जाए समाज के बीच में, जिससे कि समाज में कुछ सो कॉल्ड लोगों का एक एजेंडा चलता रहे। लेकिन जिस प्रकार से आज आपने देखा कि शेरवानी साहब का बयान दे रहे हैं, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान, देखिए इन्होंने एक सो कॉल्ड पीडीए नाम का एक सो कॉल्ड एजेंडा चलाया, जिसमें इन्होंने बात की कि ये पिछड़े की बात करेंगे, ये दलित की बात करेंगे, अल्पसंख्यक की बात करेंगे। लेकिन बदकिस्मती है देश के उन मुसलमानों की जिन्होंने हमेशा कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का दामन थामे रखा और बदले में इनको सिर्फ और सिर्फ दरी और चादर बिछाने का मौका मिला, क्योंकि इनको कभी मेन स्ट्रीम में आने की न कोशिश करने की कभी इन्होंने सोची और ना ही कभी मेन स्ट्रीम में कोई जगह दी। मैं यकीनन इस चीज को एग्री करता हूं कि देश के मुसलमानों को प्रतिनिधित्व की जरूरत है। मैं यकीनन इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि देश के मुसलमानों को अभी अपनी रहबरी करने के लोग नहीं मिल पाए। इसके पीछे वजह यह है कि हमको हमेशा मिसगाइड किया गया कि अगर भाजपा आएगी या आरएसएस के टर्मोलॉजी पे काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं मुसलमानों के साथ कुठाराघात होगा, विश्वासघात होगा, मुसलमानों पे मजालिम इख्तियार किए जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जब से 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व भारत को मिला, देश का मुसलमान सुरक्षित हुआ, देश का मुसलमान शिक्षित हुआ, देश का मुसलमान संपन्न हुआ, देश के मुसलमानों के सर पे छत आई। तो ये जो सो कॉल्ड एजेंडा चलाने वाली सरकारें जो पहले बीती, जिन्होंने मुसलमानों को हमेशा एक भय के माहौल में हमेशा आपको समाहित किया हुआ कि मुसलमानों के साथ ऐसा होगा, दलित के साथ ऐसा होगा, शोषित के साथ ऐसा होगा, वंचित के साथ ऐसा होगा। लेकिन आज जो समाज जागृत हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की जो पृष्ठभूमि है उस पर यकीन करने के लिए अब शाना बशाना देश का मुसलमान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नई नीतियों का स्वागत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्कीम्स आती हैं, जो सबके लिए होती हैं, जो अगड़े के लिए भी होती है, जो पिछड़े के लिए भी होती है, जो दलित के लिए भी होती है, जो अल्पसंख्यक के लिए भी होती है, आज देश का मुसलमान जो प्रतिनिधित्व की डिमांड कर रहा था कि उसकी रहबरी कौन करेगा, उसकी सोच के साथ कौन चलेगा, उसको न्याय कौन देगा, उसको शिक्षा कौन देगा, आज देश का मुसलमान एक नई सोच की अग्रसर हो रहा है, जिस सोच का नाम है कि सबका साथ, सबका विकास। ठीक है। भारतीय जनता रजा हुसैन पार्टी साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी रिएक्शन इस पर लेना चाहेंगे। रजा हुसैन साहब, क्या लगता है इसको जाहिरी तौर पर फायदा मिलता हुआ नजर आता है? सैयद जफर नकवी साहब, क्योंकि कहा जाता है कि अगर वोट बैंक को साधने की बात है तो पीडीए का जो एक तरह से स्ट्रैटेजी लेकर अखिलेश यादव चल रहे हैं, लेकिन अगर उस बीच में इस तरह की खबरें आएंगी तो जाहिरी तौर पर दूसरे खेमे पर असर पड़ेगा। फायदा ही हो लेकिन दूसरी तरफ मिलता हुआ नजर आएगा। मैंने पहले ही कहा कि ये पीडीए वीडीए सिर्फ शगुफा है। इनका मकसद है सिर्फ अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं और ये अपने विशेष जो सो कॉल्ड इनके अनुयायी हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं। इनका मकसद कभी देश के अल्पसंख्यक के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक के लिए इन्होंने कोई बहुत अच्छी कोई सोच या कोई आइडियोलॉजी को नहीं लॉन्च किया। देश के मुसलमानों को ये जरूर एक मिथ्या फैली हुई है कि मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी है और एक जमाने में कांग्रेस उनकी पार्टी थी। लेकिन हकीकत यह है कि देश के मुसलमानों को अगर सबसे ज्यादा किसी ने ठगा है तो वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी तुमको मेन स्ट्रीम में आने का मौका नहीं दिया। हाँ, तुमसे वोट जरूर मांगे, कभी तुम्हारे के रमजान में अफ्तार पार्टी में जरूर आ गई, तुम्हारे साथ जुमे की नमाज में शामिल होकर टोपी लगा लिया, लेकिन ये टोपी पहनाने का काम तमाम उन मुसलमानों को किया गया जिनको ये यकीन दिलाया गया कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की हिमायती पार्टी है। और जो सो कॉल्ड अभी ये सब चीजें हो रही हैं, इनसे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को उनकी असली हैसियत ही पता चलेगी कि देश के मुसलमान अगर एक होकर किसी के फलाह बका के लिए खड़े हो सकते हैं, अगर देश के मुसलमान इसी तरह से किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट करेंगे तो यकीनन उस पार्टी से उनको इज्जत भी मिलेगी, अहमियत भी मिलेगी और तमाम उन योजनाओं से, देशव्यापी योजनाओं से लाभ भी मिलेगा, क्योंकि इनके ही सो कॉल्ड एजेंडे की वजह से आज देश का मुसलमान बैक स्ट्रीम में चला जाता है, वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाता है। उसके पीछे लॉजिकल वजह यही है कि देश के मुसलमानों के माइंड सेट को इस तरह माइंड वॉश किया हुआ है कि
तुम्हारे लिए ये पार्टी सबसे ज्यादा तकलीफ ज़्यादा है। लेकिन हकीकत यह है कि देश में सिर्फ एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की वास्तविक पृष्ठभूमि में काम किया। इसने अगर किसी मकान अल्पसंख्यक को दिया है तो बहुसंख्यक को भी वही मकान दिया। अगर कोविड में टीके अल्पसंख्यक को लगे हैं तो बहुसंख्यक को भी लगे हैं। राशन अगर किसी को अल्पसंख्यक को दिया तो बहुसंख्यक को दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की वो नियत और नीति है कि वो सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिक को समान अधिकार और समान सोच से देखती है। तो ये सो कॉल्ड एजेंडा पीडीए हो या फिर कोई भी सो कॉल्ड एजेंडेज आएंगे, देश का मुसलमान अब शिक्षित हो रहा है, समृद्ध हो रहा है और वो समझने लगा है कि सिर्फ तुम्हें ठगा गया है और अब आने वाली सरकार, जो मौजूदा सरकार है, वही तुम्हारी वास्तविक हिमायत भी कर सकती है और वही तुम्हारा वास्तविक विकास भी कर सकती है। नकवी साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? साथ ही साथ ये भी सवाल उठता है कि जब मुसलमानों को साथ लेने की बात की जाती है, कहा जाता है कि सबका साथ है, सबका विकास है, तो फिर नुमाइंदगी में कमी क्यों देखने को मिलती है? उम्मीदवार उतरते उस फहरिस्त में मुसलमान लीडर्स के नाम कितने शामिल हैं, कितना मौका उन्हें दिया गया है, इस पर भी अक्सर सवाल उठता है। देखिए, नुमाइंदगी की जहां तक बात है कि अभी एक लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि निकाय चुनाव में हमारे जो प्रदेश के मुसलमान थे, जो अल्पसंख्यक बॉडी से बिलोंग करते थे, इनको बाकायदा नेतृत्व का मौका भी दिया गया, इनको टिकट्स भी दिए गए और इनके प्रदर्शन को भी देखा गया कि क्या वास्तविक तौर पे जब जो हमारे सो कॉल्ड जो हमारे कार्यकर्ता है, जब हम इनको मौका देते हैं, जो मुस्लिम समाज से आते हैं या भी माइनॉरिटी के और भी अन्य समाज से आते हैं, सिखों, ईसाइयों, जैनों, तो एक परसेप्शन जो एक क्रिएट हुआ था कि ये कभी न हमको प्रतिनिधित्व नहीं देते। तो प्रतिनिधित्व देने की बात पे जब आई तो हमने निकाय चुनाव में तमाम उन लोगों को दिया, हमने चेयरमैन, सभासद और ऐसे तमाम चीजों के लिए हमने अपने मुस्लिम नुमाइंदे भी उतारे और उन्होंने विजय पताका भी लहराई। ये देखिए एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे था, क्योंकि एक माइंडसेट, एक परसेप्शन हमेशा रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी मुसलमानों को प्रतिनिधि, मैंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपके सामने एग्जाम्पल है, शहनवाज हुसैन साहब है, ऐसे बहुत से लाइव एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। वो एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, मकसद ये था कि अगर हम इनको मौका देते हैं तो क्या ये अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो निकाय चुनाव से हमने परफॉर्मेंस की, अपनी जो पृष्ठभूमि थी उसकी एक रणभूमि तैयार की कि पृष्ठभूमि जो हम मुस्लिम की है वो उस पर क्या मुस्लिम प्रतिनिधित्व को उस तरह से वोट शेयर में क्या फायदा मिलता है। तो हमने मुस्लिम कैंडिडेट भी उतारे। और रही बात, भाई साहब अभी बोल रहे थे कांग्रेस के त्यागी जी कि जो है वो आंतरिक मामला हो गया इंडिया अलायंस का। 16 सीटों पे अखिलेश यादव जी ने आदेश कर दिया कि 16 सीटें देंगे। आंतरिक मामले में आप लोगों ने क्या फैसला किया, हम लोग को ही बता दिया, क्योंकि आप तो कांग्रेस जैसी सम्मानित पार्टी, जिसके अभी तक सो कॉल्ड अलायंस की मीटिंग में अभी प्रतिनिधित्व नहीं तय हुआ कि वास्तविक प्रतिनिधि कौन होगा, सीट शेयरिंग नहीं होगी। अखिलेश यादव जी ने यहां से आह्वान कर दिया है कि 16 सीटों पे आपको मौका देंगे, तो 16 सीटों के अलावा किसी और सीट की बात ही मत कीजिएगा। तो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस पहले अपनी वास्तविक पृष्ठभूमि तैयार कर ले। जनता ने 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को स्वीकार किया। 2014 में हमने विजय पताका लहराई, 2019 में उससे बेहतर लहराई और 2024 में हमारा लक्ष्य 400 पार का है, जिसको यकीनन हम टच करेंगे और आपके मुंह पे फिर से तमाचा मारेंगे कि जनता ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि हम बात नहीं करते, हम सबके साथ और सबके विकास के साथ। शौकत साहब भी जुड़ गए हैं, शौकत विश्वास करेंगे। ठीक है, नकवी साहब जवाब देंगे, नकवी साहब से जवाब ले लेते हैं। किसानों के साथ कुठाराघात किया, हम किसानों के साथ अभी भी परिचर्चा कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक कोई सार्थक रिजल्ट निकले। हमने किसानों के साथ अगर विश्वासघात किया होता तो देश के किसानों के साथ, जो आपने बताया सो कॉल्ड की किसानों को हम खालिस्तानी कह देते हैं, अगर लठ उधर से आएगा तो बदले में आत्मरक्षा के लिए हमें भी अपनी सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से उनके प्रतिरोध की है उसकी दवाई का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में अमन शांति भी देश की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में है कि देश में किसी प्रकार की कोई ऐसी विध्वंसकारी सोचों का सृजन ना हो सके। रही बात, इन्होंंने कहा कि रोजगार की क्या सरकारी नौकरी ही केवल रोजगार होते, इसके अलावा रोजगार के अन्य माध्यम नहीं होते। हमने इतने लोन्स दिए हैं ताकि लोग अपने स्वनियोजित तरीके से लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों पे काम कर सके और अपनी वास्तविक तौर पे जो जीविकोपार्जन के तरीके हैं उन पे काम कर सके। रही बात, इन्होंने बहुत से ऐसे मुद्दे उठाए कि एजुकेशन महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, कुछ चीजें इंटरनेशनल कंट्रोल्स में होती, कुछ चीजें ऐसी नहीं होती कि हर चीज पे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फुल ग्रिप होती है। हम कुछ चीजों पे अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते हैं। और रही बात, जो आपने बहुत से एजेंडेस पे बताया
आपका केवल एक एजेंडा है कि आपको देश में विध्वंसकारी सोचों को कैसे सजित करना है। आपके सो कॉल्ड गठबंधन के बड़े बड़े नेता सनातन के खिलाफ बोलने की पृष्ठभूमि तैयार करते थे, सनातन के खिलाफ, राम जन्मभूमि के खिलाफ बोलते थे। प्रभु रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, आपने उसके खिलाफ भी अपना एजेंडा चलाया। इसके बाद जैसे ही हमने स्वामीनाथन जी को और चौधरी चरण सिंह जी को जैसे ही हमने भारत के अवार्ड से सम्मानित किया, आप लोग चिल्लाने लगे। और सो कॉल्ड एजेंडा है, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं कि सो कॉल्ड एजेंडा है, क्योंकि उसमें किसान बहुत ही लिमिटेड एरिया में है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार लठ और लाठी की बात करते हैं। लठ और लाठी की बात किसान नहीं करता। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, किसान हमारे लिए सम्मान की बात है। और किसान से जो हमारी जो भी बातें हैं, हम वार्तालाप कर रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। अगर हमको किसानों की बात नहीं माननी होती तो हम पीछे एक बार पहले भी हम 3 कानून को लेकर बैकफुट न गए होते। अगर हम किसानों की इज्जत ना कर रहे होते, किसानों का एहतराम ना कर रहे होते, तो यहाँ बातें ना हुई होती। और सिर्फ एक अपनी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई ऐसा विशेष बयान आ गया होता जिसके बाद स्वतः कानून अपने आप नियोजित हो जाता। ठीक है, जवाब देंगे जी, जवाब लीजिए। त्यागी जी ने जिस तरह से बोला कि हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी जाति के ही सो कॉल्ड जो है थाने में लोग बैठा लिए। त्यागी जी, आप तो भूमिहार समाज से आते, जहां तक मुझे इतना आइडिया है कि आप भूमिहार हैं, भूमिहार ब्राह्मण होंगे, तो क्या सन्यासी की भी कोई जाति कोई धर्म होता है? सन्यासी जब सन्यास लेता तो ना उसकी कोई जाति ना कोई धर्म होता है, क्योंकि वो उनका जो सो कॉल्ड पुराना नाम है उससे तो हम लोग उनको अब जानते भी नहीं है, उनको हम इसी नाम से जानते हैं। तो सन्यासी की ना कोई जाति ना कोई धर्म। रही बात, आपने कहा कि लोगों को अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, आयुष्मान कार्ड योजना से हमने इतने इलाज करवा दिए भाई साहब कि आंकड़े आप अगर गूगल पर बैठने वाले लोग होंगे, क्योंकि त्यागी जी, आप त्यागी समाज बहुत शिक्षित होता है, तो मैं त्यागी समाज से कहूंगा भाई साहब जैसा गूगल पे स्टडी कर लीजिएगा कि आयुष्मान कार्ड योजना से कितने लोगों को लाभ मिला है और कितने लोग अभी भी लाभार्थी बन रहे हैं। और लगातार एक सतत प्रयास चल रहा है कि जिनको भी स्वास्थ्य सेवाओं से लाभ लेना होता है वो आज भी आयुष्मान कार्ड की योजना का लाभ लेते हैं। आपने कहा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने मकान दिए। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने, अपने गांव देहात भी चले जाइएगा ना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसकी नई स्कीम के तहत उसका कच्चा मकान आज पक्के मकान में तब्दील हो गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व है। रही बात, आपने कहा कि रोजगार और महंगाई और गैस सिलेंडर महंगा हो गया, तो गैस सिलेंडर की बात जब आप करते हैं तो आपको यह भी याद होना चाहिए कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। मैं कभी नहीं कहता कि भूतपूर्व सरकारों ने काम नहीं किया, हम सुई से स्टार्ट हुए हैं और आज यहां तक आए हैं। मैं यकीनन कहता हूं कि पुरानी सरकारों ने काम किया, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व है, जिसपे जनता विश्वास करती है, जिसपे जनता यकीन करती है, 2014 से हमने आपको क्लीन स्वीप दे देकर बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व है, इसके समकक्ष खड़े होने वाले पहले प्रतिनिधि को तो लाइए कि वो व्यक्ति तो हमें नजर आए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समकक्ष खड़ा होकर प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए 2024 में अपना फेस बन सके। मैं आपको पुनः चैलेंज करता हूं त्यागी जी कि पहले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र उसका फैसला अभी लेना बाकी इंडिया तहत की ओर से कहा जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए। इस बहस में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब। कई दफ़ा मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की 1984 से राजनीति में, और सबसे पहले मुझे मरहूम राजीव गांधी साहब ने टिकट दिया। मैं 84 में लड़ा, शरद यादव साहब से मुकाबला था, मैं जीता और पहली दफ़ा सांसद बना। और उसके बाद मैं 5 दफ़ा सांसद रहा, विदेश मंत्री भी बना देश का, स्वास्थ्य मंत्री भी बना। कई दफ़ा मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की 1984 से राजनीति में, और सबसे पहले मुझे मरहूम राजीव गांधी साहब ने टिकट दिया। मैं 84 में लड़ा, शरद यादव साहब से